दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की सीरीज जिसका नाम है ओज़ार्क सीजन 3। इसके पहले 2 सीजन मैंने कुछ ही दिन पहले ही अपलोड किए हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, इसलिए आज मैं इसका 3rd सीजन लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले सीजन में हमने देखा कि मार्टी बर्ड नाम का एक आदमी किसी बड़े गैंगस्टर के लिए काम किया करता था, लेकिन जब उस गैंगस्टर को पता चला कि उसके अकाउंटेंट उसके साथ हेराफेरी कर रहे हैं तो वो एक एक करके सभी को मार देता है। लेकिन जब बारी आती है मार्टी की तो मार्टी अपनी जान बचाने के लिए उसको एक ऑफर देता है कि मैं ओज़ार्क नाम की जगह पर जाकर तुम्हारा बहुत सारा पैसा लॉन्डर कर सकता हूँ। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर और भी गैंगस्टर मौजूद थे जो उसके काम में रुकावट डालने वाले थे। अब पूरी डिटेल तो मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि इसके लिए आपको इसका सीजन देखना होगा जो कि बहुत ही गजब का है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। इस सीजन में आप देखेंगे कि मार्टी 2 माफियाओं के बीच में फंस जाता है। अब वो अपनी और अपनी फैमिली की जान कैसे बचाएगा, यही देखकर आपको मजा आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है मेक्सिको से, जहां एक चाइनीज आदमी किसी स्टोर में घुसकर वहां के मालिक को मार डालता है। फिर वो आदमी अंदर बैठे 2 लोगों के पास जाता है जो इलीगली स्टोर के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, और फिर वो उन दोनों को भी बॉम्ब से उड़ा देता है। अब बॉम्ब की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग वहां पर आते हैं तो वो लोग उन लोगों की जान बचाने की बजाय पैसे लूटने लगते हैं। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर वो आदमी उन पैसे लूट रहे लोगों को भी बॉम्ब से उड़ा देता है और खुद उस जगह से निकल जाता है। दरअसल अभी तक जो कुछ भी हुआ वो कार्टेल के बीच में चल रही जंग के कारण हुआ, और लगुना कार्टेल के आदमी नवारो के लोगों को मार रहे हैं। और बेशक आने वाले समय में मार्टी और वेंडी भी इसमें फंसने वाले हैं क्योंकि ये दोनों नवारो कार्टेल के लिए काम करते हैं। अगले सीन में हम बर्ड्स फैमिली को देखते हैं जो कैसीनो खुलने की खुशियां मना रहे थे। हालांकि मार्टी ने अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग का खेल शुरू नहीं किया क्योंकि उसको डर है कि बर्नी की मौत के बाद FBI वाले उन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब रूथ मार्टी का पूरा कारोबार संभालती है, और इसके अलावा फ्रैंक कास्ग्रोव ने भी अपने बेटे ब्राक को इस कैसीनो में भेज दिया था ताकि आने वाले समय में बर्ड्स उन्हें धोखा ना दे सके। तभी मार्टी जब कैसीनो आता है तो वो सबसे पहले रूथ से मिलता है। रूथ मार्टी से पूछती है कि हम अपना काम कब शुरू करेंगे क्योंकि कैसीनो खुले लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मार्टी ने अभी तक पैसे लॉन्डर करने के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर मार्टी कहता है कि मैं तब तक पैसे लॉन्डर नहीं करूंगा जब तक मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता, क्योंकि मार्टी को पूरा यकीन था कि FBI के एजेंट्स कैसीनो पर नजर रखे होंगे, और इसीलिए वो एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है जिससे FBI एजेंट्स और बाकी के लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं जो ऑफिस संभालने में अपनी माँ वेंडी का हाथ बटाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शार्लेट और वेंडी मिडवेस्ट डेंटल अलायंस के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करती है क्योंकि कैसीनो को एक लीगल प्रोजेक्ट दिखाने के लिए उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ बिल्लू नशेड़ी भी अब तक घर वापस नहीं आया, और यहाँ तक कि उसने रूथ से पैसे लेने भी बंद कर दिए थे क्योंकि वो अपने पिता को लेकर रूथ से नाराजगी जता रहा था क्योंकि रूथ ने उसके पिता और चाचा को मार डाला था। तभी रात के वक्त जब मार्टी और वेंडी घर वापस आते हैं तो जोना उन्हें अपने नए वीडियो गेम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। इस गेम में लोग नकली सोना खरीदने के बाद उसे बाद में ब्रोकर को बेच सकते हैं, लेकिन सोना खरीदने के लिए जो कैश लगेगा वो पूरी तरह से असली होगा। फिर वेंडी जोना को ये गेम चलाने से मना कर देती है क्योंकि ये पैसे कमाने का सही रास्ता नहीं था। फिर जब जोना और शार्लेट सोने के लिए चले जाते हैं तो वेंडी मार्टी से अकेले में बात करती है। वेंडी बताती है कि पिछले कुछ समय में कार्टेल के लगभग 61 लोग मारे जा चुके हैं, और अगर हमें सेफ रहना है तो इस कैसीनो के अलावा भी हमें कोई बैकअप प्लान सोचना होगा। लेकिन मार्टी वेंडी की बात समझ नहीं पाता। फिर वेंडी उसको कहती है कि अगर हम इस कैसीनो के अलावा और भी कई होटल्स और कैसीनो खोल दें तो इससे कार्टेल की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हम बाकी के सभी कैसीनो को पूरी तरह से लीगल रखेंगे, और अगर हम लोग इस काम में जम गए तो बिना किसी डर के मिलियंस में पैसा कमाएंगे। अब मार्टी वेंडी का ये आइडिया सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं इन सब से निकलने के बारे में सोच रहा हूँ और तुम हो कि इस काम को और बढ़ाना चाहती हो। अब मार्टी वेंडी के इस आइडिया में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन वेंडी ने भी सोच लिया था
कि वो किसी भी हाल में अपना ये आइडिया कार्टेल को बताकर रहेगी। अगले सीन में हम हेलन को देखते हैं जो कि नवारो कार्टेल की वकील थी, लेकिन फिलहाल नवारो कार्टेल के लोग उसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। दरअसल हेलन का पति जीन कहीं भाग गया है और इसीलिए नवारो को शक है कि जरूर हेलन ने उसे कोई जरूरी इंफॉर्मेशन बता दी होगी। लेकिन हेलन उनको बार बार समझाती है कि मेरे और मेरे पति का डिवोर्स हो चुका है और मैंने उसे कोई भी बात नहीं बताई, लेकिन नवारो के लोग उसकी एक भी नहीं सुनते। अब ये सब देखने के बाद एक बात तो साफ थी कि हेलन खुद भी इन सब के बीच फंसी हुई है। नवारो कार्टेल के साथ काम करने का मतलब है सिर पर कफन बांध कर चलना, क्योंकि मौत कब कहां से आ जाए ये कोई भी नहीं जानता। दूसरी तरफ डार्लिन भी अपने वादे के मुताबिक जेक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो जेक को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती और अगर कोई जेक के बारे में जरा सा भी उल्टा सीधा बोल दे तो डार्लिन उसकी खाल उधेड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन डार्लिन जेक को अपने साथ लेकर मदर स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर जैसी नाम की एक लेडी डार्लिन की फिटनेस को लेकर सवाल करने लगती है। अब हालांकि कुछ देर बाद जैसी डार्लिन को सॉरी भी बोल देती है, लेकिन डार्लिन जाते समय जानबूझकर उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके और उसके बेटे के बारे में कुछ भी कहे। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी और वैंडी एक थेरेपी सेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनके बीच का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। फिर मार्टी थेरेपिस्ट स्यू को बताता है कि हमारे बीच लड़ाई का सिर्फ एक ही कारण है और वो ये है कि मुझे रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जबकि मेरी वाइफ हमेशा ही रिस्क लेने के लिए तैयार रहती है। अब वैंडी भी मार्टी के विरोध में अपनी कई सारी दलीलें रखती है, लेकिन स्यू हर एक बात पर केवल मार्टी का ही सपोर्ट करती है। ये सब देखकर वैंडी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर मार्टी वापस अंदर आ जाता है और स्यू को अपना सपोर्ट करने के लिए पैसे देता है। तभी कुछ देर बाद हेलन मार्टी और वैंडी से मिलने के लिए आती है और बताती है कि कार्टेल आप दोनों से बहुत नाराज है, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने पैसे लॉन्डर करना शुरू नहीं किया। फिर मार्टी हेलन को समझाता है कि FBI वाला केस ठंडा पड़ते ही मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन हेलन मार्टी की बात नहीं मानती। फिर वो मार्टी को ऑर्डर देती है कि कल से ही पैसे लॉन्डर करना शुरू कर दो, ताकि धीरे धीरे सारा पैसा ठिकाने लग जाए। फिर जब हेलन वहां से जाने लगती है तो वैंडी उससे और लीगल कैसीनो खोलने के बारे में बात करती है। अब हेलन को वैंडी का ये आइडिया काफी पसंद आता है और वादा करती है कि मैं नवारो से इस बारे में बात करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी जब कैसीनो जाता है तो देखता है कि रूथ और ब्राक किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे। फिर पूछने पर पता चलता है कि ब्राक कस्टमर्स के साथ बैठकर खेलना चाहता है, लेकिन रूथ उसे मना करते हुए कहती है कि असूलों के मुताबिक हम लोग कस्टमर्स के साथ नहीं खेल सकते। फिर ब्राक के जाने के बाद मार्टी रूथ को समझाता है कि तुम उसको खेलने दो, क्योंकि हमें कल से ही मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस शुरू करना है और इस वक्त ब्राक के साथ तमाशा करने से अच्छा है कि वो शांति से टेबल पर बैठकर जुआ खेले, वरना वो हमारे काम में टांग अड़ाएगा। फिर मार्टी रूथ को सारा प्लान समझाता है कि हम लोग कब कैसे पैसों की हेराफेरी करेंगे। फिर वो बताता है कि कैसीनो की सिक्योरिटी काफी अलग तरीके से बनाई गई थी, जिसके मुताबिक जब भी कैश बॉक्सेस यहाँ पर आते हैं तो सभी का ध्यान केवल उन्हीं पर होता है। अब अगर हम लोग भरे बॉक्सेस के अलावा खाली वालों में भी पैसे भर दें तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कार्टेल का है। अब रूथ मार्टी का प्लान सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पैसे लॉन्डर करने का इतना बढ़िया तरीका शायद ही किसी के दिमाग में आता। अब वो सभी कल का इंतजार करते हैं, क्योंकि कल से ही वो खेल शुरू हो जाएगा जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वाले बिल्लू नशेड़ी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बिल्लू अभी तक जिनके घर में छुप कर रह रहा था वहां की मालकिन ने घर वापस आने के बाद उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अब बिल्लू के अलावा डार्लिन को भी गाड़ी का टायर पंचर करने के जुर्म में पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तभी डार्लिन शेरिफ को कहती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही इस बात का कोई सबूत है कि मैंने ही उस लेडी की गाड़ी का टायर पंक्चर किया है। तभी कुछ देर बाद रूथ बिल्लू की बेल करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। फिर शेरिफ रूथ को बताता है कि बिल्लू तुम्हारे पैसों से छूटना नहीं चाहता। फिर रूथ चिल्लाते हुए बिल्लू को कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे पैसे नहीं चाहिए तो तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उनका इस्तेमाल करो। उस समय डार्लिन ये सब कुछ देख रही थी। फिर जब रूथ वहां से चली जाती है तो डार्लिन खुद जमानत देकर बिल्लू को छुड़वा लेती है। तभी शाम के वक्त जब मार्टी और वैंडी घर आते हैं तो जोना उन्हें नए बिजनेस ऑफर के बारे में बताता है
इस बार जोना ने कुछ हटके सोचा था, जिसमें वो ड्रोन की हेल्प से पूरे कैसीनो और आसपास वाले सभी इलाकों पर नजर रखेगा। फिर वेंडी जोना को समझाती है कि तुम्हें इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम जाकर पढ़ाई वढ़ाई करो और ISYS बनो। तभी कुछ देर बाद वेंडी के पास हेलन का फोन आता है और वो बताती है कि नवारो को भी तुम्हारे आइडिया में दिलचस्पी है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वेंडी तो मिलने वाली बात सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि एक तो मार्टी उसकी बात का सपोर्ट नहीं कर रहा, और अगर वेंडी अकेले ही मिलने गई तो वहां पर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वेंडी मिलने के लिए हाँ कह देती है। तभी अगली सुबह जब मार्टी काम पर चला जाता है तो वेंडी उसे एक वॉइस नोट भेजकर वहां से चली जाती है। दोस्तों, आज कई महीनों बाद वो दिन आ गया था जिस दिन मार्टी कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग शुरू करने वाला था। अब सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा मार्टी ने सोचा था। अब पैसे के खाली बॉक्स भी कैश से भरकर गेम्स के लिए भेज दिए जाते हैं, जिसके बाद वो सारा कैश जनता के पैसों के साथ मिक्स होकर काले से सफेद हो जाता है। दूसरी तरफ बिल्लू डार्लिन के पास आकर पूछता है कि तुमने मेरी जमानत क्यों करवाई। फिर डार्लिन कहती है कि मुझे तुम्हारी खुदगर्जी अच्छी लगी, बस इसीलिए, और अगर तुम मेरे पैसे लौटाना चाहते हो तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। अब बिल्लू डार्लिन की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अब ये हाँ करेगा या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं वेंडी कार्टेल से मिलने के लिए जाती है। तभी हेलन जब कार्टेल को वेंडी का आइडिया बताने लगती है तो कार्टेल उसे चुप करा देता है और वेंडी को कहता है तुम बोलो। फिर वेंडी कार्टेल को एक अलग ही तरीके से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आज नहीं तो कल ये इल्लीगल बिजनेस हम सभी को ले डूबेगा। लेकिन क्या हो जब हमारे परिवार के पास इस इल्लीगल काम के अलावा कई सारे लीगल बिजनेस हों। जरा सोचो, वो जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। फिर नवारो वेंडी की बात सुनकर उसे और हेलन को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वहां से जाते वक्त वेंडी हेलन से पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। फिर जवाब में हेलन कहती है कि नवारो कार्टेल आज तक इतनी देर तक कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बैठे। खैर मनाओ, अभी तक तुम जिंदा हो। अगले सीन में हम देखते हैं FBI एजेंट इवांस मार्टी के कैसीनो में इंस्पेक्शन के लिए आता है। वो बर्नी की मौत के कारण भी बहुत दुखी था, क्योंकि वो और बर्नी बहुत समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर इवांस मार्टी को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम किस माफिया के लिए काम करते हो। अब बहुत जल्द मैं तुम सबका खेल खत्म कर दूंगा। अब मार्टी भी ये बात जानता था कि कभी ना कभी तो उन सब का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बेचारा कार्टेल की ताकत के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी हम देखते हैं कि ब्राक जब गेम में हारने लगता है तो वो कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। फिर रूथ ये सब देखते ही तुरंत ब्राक को गेम से बाहर निकलवा देती है। तभी कुछ देर बाद वो फिर से अंदर आता है और रूथ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब रूथ को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो ब्राक को एक जोरदार लात मारकर पानी में गिरा देती है। उस समय मार्टी कैमरे में से ये सब कुछ देख रहा था और ये सब देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि रूथ ने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि इस शहर के माफिया के बेटे को मारा है। अगले सीन में हम वेंडी को देखते हैं जो अपने पुराने घर में जाकर वहां की हालत सुधारती है। दरअसल वेंडी और मार्टी दोनों ही इस घर को बहुत याद करते हैं, लेकिन अफसोस समय और हालात दोनों ही बदल चुके हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मार्टी ने जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का खेल शुरू किया है ये कब तक चलेगा। सेकंड एपिसोड की शुरुआत बेन नाम के एक टीचर से होती है। बेन जब क्लास में पढ़ा रहा था तभी अचानक एक लड़की अपने मोबाइल पर आया मैसेज देखकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर बेन उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। फिर बेन खुद उसका मोबाइल चेक करता है और उसे पता चलता है कि स्कूल के बच्चे उस लड़की की अश्लील फोटो आपस में शेयर कर रहे हैं, जिसको देखने के बाद बेन उन सभी के मोबाइल फोन छीन लेता है और फिर उनको मशीन में डालकर पीस देता है। लेकिन तभी एक आदमी बेन को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन बेन तो उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। अब ये बेन कौन है और इसका इस सीरीज में क्या रोल है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी और रूथ फ्रैंक से उसके बेटे के बारे में बात करने आए थे। फिर मार्टी फ्रैंक से माफी मांगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बदले मैं तुम्हें 10% एक्स्ट्रा दूंगा, और साथ में ये भी बताता है कि गलती केवल रूथ की नहीं थी बल्कि ब्राक की भी थी। वो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। तभी काफी सोच विचार करने के बाद फ्रैंक 15% ज्यादा डिमांड करता है और मजबूरी में मार्टी को उसकी शर्त माननी पड़ती है। फिर कैसीनो वापस आने के बाद मार्टी वेंडी से मिलता है। तभी वेंडी उसे बताती है कि अब हेलन और उसके बच्चे भी ओजार्क में ही शिफ्ट हो रहे हैं।
अब मार्टी ये बात सुनते ही थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कार्टेल से जितना दूर भागना चाहता है वो लोग उसके उतने ही करीब आते जा रहे हैं। फिर वो वैंडी को अपने साथ लेकर सेंट चार्ज जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि आज वैंडी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वहां के एक और कैसीनो की डील करने वाली थी। फिर वैंडी कैसीनो के मालिक कार्ल और उसकी पत्नी अनीता को समझाती है कि ये कैसीनो बेचना आपकी जरूरत है, क्योंकि कैसीनो में जो मशीनें हैं वो 25 साल पुरानी हो चुकी हैं और उन सभी को नए जैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास है। फिर वैंडी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 7% ज्यादा देने की बात करती है और ये सौदा अनीता को पसंद आ जाता है। लेकिन कार्ल अभी भी टेंशन में था। हालांकि वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके सामने जो कैसीनो खुला है वो काफी अच्छा है और उसी की वजह से कार्ल का कैसीनो नहीं चल रहा, लेकिन बावजूद इसके वो अपने 25 साल पुराने बिजनेस को बेचना नहीं चाहता था। फिर वैंडी और अनीता कुछ देर के लिए वहां से चले जाते हैं। फिर मार्टी कार्ल को कैसीनो ना बेचने के लिए समझाता है। कार्ल कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा, क्योंकि पहले तुम बोल रहे थे कि मैं कैसीनो बेच दूं और अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। फिर मार्टी कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी एक बात पर विचार करना चाहिए कि ये जितने भी नए कैसीनो खुले हैं वो तुम्हारे जितना मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। अब मार्टी की बातें सुनकर भी कार्ल को जोश आ जाता है। फिर वो ये तय कर लेता है कि अब वो किसी भी कीमत पर अपना कैसीनो नहीं बेचेगा। फिर जब मार्टी वैंडी को लेकर वापस अपने घर जाता है तो कार्ल वैंडी को फोन करके अपना जवाब बता देता है कि मैं ये कैसीनो नहीं बेचूंगा। फिर वैंडी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने मना क्यों किया, क्योंकि अनीता को तो ये सौदा पसंद था। तभी वो इस बात को लेकर मार्टी पर शक करने लगती है, क्योंकि उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद मार्टी और कार्ल काफी देर तक अकेले में बात कर रहे थे, इसलिए हो सकता है कि मार्टी ने ही कुछ गड़बड़ की हो। अगले सीन में हम हेलन को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ औजार के लिए निकल चुकी थी। तभी रास्ते में हेलन को उसके पति जीन का फोन आता है और वो हेलन को धमकी देते हुए कहता है कि तुम लॉ के मुताबिक बच्चों को सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही अपने साथ ले जा सकती हो और गर्मी की छुट्टियां पड़ने में अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं। फिर वो हेलन को कहता है कि तुम मेरे बेटे सेट को यहाँ वापस भेज दो, क्योंकि वैसे भी अगर सेट ने समर लीग मिस कर दी तो उसे हाई स्कूल टीम में नहीं लिया जाएगा। फिर काफी सोच विचार करने के बाद हेलन को मजबूरी में जीन की बात माननी पड़ती है। फिर कुछ ही देर में हेलन और उसके बच्चे ओजार्क पहुंच जाते हैं। फिर वैंडी हेलन को उसका नया घर दिखाती है। फिर हेलन वैंडी को बताती है कि इन दिनों मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफी सारी दिक्कतें चल रही है। मैं चाहूं तो उसको एक झटके में मरवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि जीन मेरा पति होने के साथ साथ 2 बच्चों का बाप भी है। अगले सीन में हम देखते हैं रात के समय वही टीचर जिसका नाम बेन था मार्टी के कैसीनो में आता है। तभी कैमरे के जरिए रूथ देखती है कि बेन कुछ भी खेल नहीं रहा, सिर्फ मशीन के पास बैठा कॉफी पी रहा है। फिर वो तुरंत ही उसके पास जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें खेलना नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर बेन पहले तो रूथ की बात नहीं मानता, लेकिन जब रूथ सिक्योरिटी बुला लेती है तो वो बताता है कि मैं वैंडी बर्ड का भाई हूँ। तभी जब मार्टी बेन को वहां पर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि पहले ही उसकी लाइफ में क्या कम मुसीबतें थी, जो एक मुसीबत और आ गई है। अब अपने भाई को देखकर वैंडी भी समझ जाती है कि जरूर बेन को टीचिंग जॉब से निकाल दिया गया है और इसीलिए वो यहाँ पर आया है। फिर वैंडी अपने भाई को रहने के लिए बड़ी का रूम देती है, यानी कि ये मुसीबत अब से बर्ड फैमिली के साथ ही रहेगी। तभी अगले दिन सुबह जब मार्टी ब्रश कर रहा था तो वैंडी के फोन पर हेलन का फोन आता है और इस बात का पता मार्टी को भी चल जाता है, क्योंकि मार्टी ने पहले से ही वैंडी के फोन में एक स्पाईवेयर फिट कर दिया था ताकि वो सुन सके कि वैंडी कब और किससे क्या क्या बातें करती है। फिर हेलन वैंडी को बताती है कि कार्टेल उस कैसीनो के लिए और ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है, इसलिए तुम वहां पर दोबारा जाओ और कैसीनो की डील फाइनल करो। अब हेलन की बात सुनने के बाद वैंडी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अगर वो दोबारा मार्टी को लेकर गई तो हो सकता है कि डील इस बार भी कैंसिल हो जाए। फिर वो हेलन को कहती है कि मार्टी के बदले तुम मेरे साथ चलो, मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों ही कार्ल को इस डील के लिए मना लेंगे। अब मार्टी को वैंडी का प्लान पता चल जाता है, इसलिए वो फौरन तैयार होकर फ्रैंक के पास पहुंच जाता है, क्योंकि इस वक्त फ्रैंक ही इकलौता इंसान है जो ये डील रुकवा सकता है। फिर वो फ्रैंक को सारी बातें बताता है और कहता है कि किसी भी हाल में ये डील होनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हेलन कार्ल को मार्केट वैल्यू से 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने की बात करती है और इतना बड़ा ऑफर सुनने के बाद कार्ल उनके जाल में फंस जाता है और कहता है कि मैं अपने वकील से बात करके ये डील फाइनल करवा दूंगा।
अब ये बात सुनते ही वैंडी और हेलन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको यकीन हो गया था कि ये डील होकर ही रहेगी। तभी रात के वक्त जब वैंडी सो रही थी तो उसके पास कार्टेल की कॉल आती है। फिर वैंडी बात करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन तभी मार्टी भी चुपचाप उस स्पाईवेयर से उनकी बातें सुनने लगता है। कार्टेल वैंडी से पूछता है कि डील हुई या नहीं। वैंडी बताती है कि समझो लगभग हो ही गई, बस उसके ओनर के सिग्नेचर बाकी है। फिर कार्टेल वैंडी से कुछ पर्सनल सलाह मांगता है, क्योंकि अब उसको यकीन हो गया था कि वैंडी बहुत ही होशियार और समझदार लेडी है। फिर फोन कटने के बाद भी वैंडी कुछ देर तक उसी के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि कार्टेल का उस पर ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं था, क्योंकि अगर आने वाले समय में कोई गड़बड़ हुई तो सारा दोष वैंडी पर ही लगा दिया जाएगा। फिर वैंडी के अंदर आने से पहले मार्टी सब कुछ बंद करके सोने का नाटक करता है। तभी अगली सुबह जब वैंडी और जोना कहीं जाने लगते हैं तो वैंडी की मुलाकात डार्लिन से होती है। तभी वैंडी देखती है कि डार्लिन ने जेक को धूप में ही खुला रखा हुआ है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसको ढक देती है। लेकिन तभी डार्लिन गुस्से में आकर जेक का कवर हटा देती है और कहती है कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें नियमित रूप से धूप और ताजी हवा मिलती रहनी चाहिए। अब डार्लिन को ऐसा लग रहा था कि वैंडी उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। फिर घर आने के बाद डार्लिन बिल्लू से उसी बारे में बात करती है। अब बिल्लू भी डार्लिन के इस फार्म में सेट हो गया था। अब वो यहाँ पर काम करके अपना खर्चा भी निकाल रहा था और डार्लिन के पैसे भी चुका रहा था। फिर बातों बातों में बिल्लू डार्लिन को कहता है कि लैंगमोर होना एक श्राप है, क्योंकि दुनिया में कोई भी लैंगमोर को पसंद नहीं करता। लेकिन डार्लिन कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो। आज से कई साल पहले तुम्हारे दादा परदादा के समय लैंगमोर काफी पैसे वाले हुआ करते थे और उस समय उनके पास शराब के ठेके भी हुआ करते थे और उस समय लैंगमोर की शराब सबसे अच्छी मानी जाती थी। डार्लिन की बातें सुनकर बिल्लू को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर जाने से पहले डार्लिन उसको कहती है कि अगर तुम चाहो तो कार में सोने की बजाय हमारे एक खास आदमी के कमरे में सो सकते हो, क्योंकि वो कमरा काफी वक्त से खाली पड़ा है। अगले सीन में हम देखते हैं हेलन अपनी बेटी एरिन को बर्ड्स फैमिली से मिलवाने के लिए लाती है। अब एक तरफ तो मार्टी की फैमिली हेलन और रूथ सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ फ्रैंक के लोग कार्ल के सामने वाले कैसीनो में घुसकर वहां के फायरवर्क्स में बारूद मिला देते हैं। तभी रात के वक्त जैसे ही आतिशबाजी शुरू होती है तो एक तेज धमाके के कारण वो कैसीनो जलकर खाक हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर कार्ल और अनीता बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अनीता वैंडी के पास फोन करके बताती है कि अब हम इस कैसीनो को नहीं बेचेंगे। वैंडी अनीता को कई बार समझाती है, लेकिन वो मानती ही नहीं। फिर वैंडी उसको धमकी भी देने की कोशिश करती है, लेकिन अनीता और कार्ल फिर भी नहीं मानते। अब वैंडी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि कार्टेल जब इस डील के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। लेकिन आप लोग एक बात तो जानते ही हैं कि वैंडी हार मानने वालों में से नहीं है। अब अगली सुबह तक वो एक और तरकीब सोच लेती है और फिर वो रूथ को मिलने के लिए बुलाती है। अब की बार वैंडी ने कुछ ऐसा सोचा था जिसके कारण अनीता और कार्ल उनको ये कैसीनो बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं हेलन मार्टी से अकेले में बात करती है और पूछती है कि तुम्हारे और वैंडी के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे की राय से सहमत हो। फिर मार्टी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर बातों बातों में हेलन मार्टी को यह भी बता देती है कि इस वक्त वैंडी और रूथ दोबारा उस कैसीनो का मामला सुलझाने गए हैं। अब ये बात जानते ही मार्टी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि रूथ ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दूसरी तरफ वैंडी और रूथ अपने नए प्लान के मुताबिक कार्ल की सभी गेमिंग स्लॉट मशीन्स को हैक कर लेती है और फिर वैंडी अपने कुछ आदमियों को वहां पर भेजती है ताकि वो चीटिंग करे और कार्ल उन्हें ये कैसीनो देने के लिए मजबूर हो जाए। तभी जब कार्ल और अनीता को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग वैंडी को कहते हैं कि तुम हमें मजबूर नहीं कर सकती, हम सभी मशीनें यहाँ से हटवा देंगे और तुम्हारे जितने भी चीटर्स यहाँ पर हैं उन सभी को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वैंडी कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम हमारे एक आदमी को निकालोगी तो मैं यहाँ पर 100 भिजवा दूंगी। और रही बात स्लॉट मशीन्स की, तो तुम लोग उन मशीनों को नहीं हटवा सकते, क्योंकि कैसीनो की 80% से ज्यादा कमाई इन्हीं मशीनों से आती है। अब जिस समय वैंडी अनीता और कार्ल के साथ बिजी थी, तभी मार्टी रूथ के पास फोन करता है और पूछता है कि तुम मुझे बिना बताए वैंडी के साथ क्यों गई। मार्टी की बात सुनकर रूथ थोड़ा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्ही ने मुझे कहा था कि कुछ फैसले खुद भी लेना सीखो, और आज जब मैंने खुद फैसला लिया है तो तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। फिर इतना कहने के बाद रूथ फोन काट देती है। फिर वैंडी अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर वापस आ जाती है और हेलन के साथ बैठकर जश्न मनाती है। तभी हेलन जीन के पास कॉल करती है
और कहती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन इतने में दो कपल्स जीन पर हमला कर देते हैं और उसको काफी पीटने के बाद वहां से भाग जाते हैं। उस समय हेलन फोन पर यह सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो वैंडी से इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती क्योंकि उसी ने भाड़े के टैटू भेजकर अपने हस्बैंड को पिटवाया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब जीन को इस बात का पता चलेगा तो वो हेलन के साथ क्या करेगा। तभी कुछ देर बाद एजेंट इवांस मार्टी से मिलने के लिए आता है और बताता है कि तुम्हारे दूसरा कैसीनो खरीदते ही तुम्हारे नाम पर वारंट इशू हो गया था और इसीलिए अब अगले महीने से कैसीनो में होने वाले हर एक गेम और ट्रांजैक्शन पर FBI की नजर होगी। फिर मार्टी फौरन जाकर ये बात वैंडी को बताता है और कहता है कि अगले महीने से हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है वैंडी से, जो अपने गार्डन में अपने डॉग के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है और वो अपने डॉग को मार देती है। फिर वैंडी उसकी लाश को सड़क के बीच में रखने चली जाती है, लेकिन मार्टी उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर मजबूरी में वैंडी मार्टी को भी शूट कर देती है और मार्टी को शूट करते ही वैंडी का सपना टूट जाता है। दोस्तों, इंसान दिन भर जो कुछ भी सोचता है या फिर कोई काम करना चाहता है, रात में उसको वही सब सपने आते हैं। और अब वैंडी मार्टी को मारने के सपने देख रही है तो बाकी आप समझ जाओ। और ऊपर से आजकल इन दोनों की बनती भी नहीं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग मार्टी वैंडी को बताता है कि तुम नींद में जोर जोर से चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि मैं ये नहीं कर सकती। फिर मार्टी की बातें सुनकर वैंडी को वो सपना याद आ जाता है, लेकिन वो मार्टी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर कुछ देर बाद वैंडी हेलन को लेकर कार्ल से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि कार्ल ने जब शुरुआत में सौदा किया था तो डील ये थी कि वो कैसीनो के साथ साथ अपना होटल भी बेचेगा। फिर वैंडी कैसीनो के वर्कर्स को बताती है कि कुछ समय तक हम ये कैसीनो नहीं खोलेंगे, क्योंकि जब तक होटल शुरू नहीं हो जाता ये कैसीनो किसी काम का नहीं। लेकिन अनीता तो ये होटल बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर वैंडी उसको समझाती है कि हम तुमसे ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा पावरफुल हैं, और अगर तुमने होटल नहीं बेचा तो हम इसे हड़पने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। दूसरी तरफ मार्टी से मिलने के लिए माया मिलर नाम की एक FBI एजेंट आती है और बताती है कि आज से मेरी निगाहें तुम्हारे कैसीनो पर ही होगी। तुम्हारे हर एक गेम टेबल पर कितनी चिप्स पड़ी हैं, कितना पैसा अंदर आता है, कितना बाहर जाता है, मेरी पूरी टीम इस पर निगरानी रखेगी। फिर मार्टी माया को वो पूरा कैसीनो दिखाता है और साथ में ये भी बताता है कि आप यहाँ इंस्पेक्शन करना चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कैसीनो में आपके एजेंट्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब माया बर्नी और इवांस जितनी सख्त नहीं थी, इसलिए वो मार्टी को कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई, बस एक बार हमारी इंस्पेक्शन खत्म हो जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी माया से बात करने के बाद मार्टी सीधा रूथ के पास जाता है और कहता है कि कुछ भी करके $2.5 लाख वैंडी के नए कैसीनो में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि FBI इंस्पेक्शन के चलते अब हमारे कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो पाएगी। फिर वो रूथ को कहता है कि तुम इस बारे में वैंडी को कुछ भी नहीं बताओगी, क्योंकि वैंडी नहीं चाहती कि नए कैसीनो में किसी भी तरह का कोई इलीगल काम हो। तभी जब रूथ अपने आदमियों के साथ नए कैसीनो पहुंचती है तो देखती है वहां पर ताला लगा हुआ है। फिर वो तुरंत इस बारे में मार्टी को बताती है। फिर मार्टी कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम लोग वापिस आ जाओ। तभी जब मार्टी रूथ के साथ बातें कर रहा था तभी रियो स्पीडवैगन म्यूजिक बैंड के हेड डिकी मार्टी से बात करने आते हैं। वो मार्टी को एक लिस्ट दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे और मेरे ग्रुप को ये सभी की सभी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी इनकी व्यवस्था करें। दूसरी तरफ जब वैंडी अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी फ्रैंक वहां पर आता है और मार्टी के बारे में पूछने लगता है। फिर वैंडी उससे सवाल करती है कि तुमको मार्टी से क्या काम है। फ्रैंक कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि हमारे बीच में क्या बात हुई थी। फिर वो वैंडी को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने नए कैसीनो के सामने वाले कैसीनो में आग लगवाई और मार्टी का टेंशन खत्म कर दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद वैंडी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि ये सब मार्टी की वजह से ही हो रहा है। फिर वो फ्रैंक को कुछ पैसे देकर वहां से रवाना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी और वैंडी दोनों ही अपने नेक्स्ट थेरेपी सेशन के लिए जाते हैं और इस बार तो सू भी मार्टी की साइड नहीं ले सकती थी, क्योंकि मार्टी ने गलती जो की थी। फिर वैंडी के जाने के बाद मार्टी सू पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसके सामने क्या बकवास कर रही थी, लेकिन सू कहती है कि मुझे ऐसा मजबूरी में बोलना पड़ा, क्योंकि एक थेरापिस्ट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों की मुसीबतें कम करूं, ना कि बढ़ाऊं। फिर जाने से पहले मार्टी सू को ये कहकर जाता है कि तुम बस वही करो जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूं,
और अपना दिमाग चलाना छोड़ दो, क्योंकि दिमाग चलाना मेरा काम है। तभी शाम के वक्त जब पूरी बर्ड फैमिली खाना खा रही थी, तभी नवारो वेंडी के पास फोन करता है। उस समय मार्टी नवारो और वेंडी के बीच में हो रही बातें सुनना चाहता था, लेकिन अपने बच्चों के सामने वो लैपटॉप ऑन कर ही नहीं पाता। तभी नवारो वेंडी को चेतावनी देता है कि जल्दी से जल्दी होटल की डील फाइनल करो, क्योंकि कैसीनो बंद होने से मेरा नुकसान हो रहा है। तभी वेंडी नवारो की चेतावनी सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। फिर वेंडी तय करती है कि उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, वो डील तो फाइनल करके ही रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं वेंडी मार्टी को कुछ पैसे देकर शहर से दूर चले जाने के लिए कहती है, लेकिन मार्टी कहता है प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। वेंडी कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उस समय मार्टी वेंडी के मुंह से बार बार यही बात सुन रहा था, क्योंकि मार्टी सपने में ऐसा बोल रही थी। अब मार्टी समझ नहीं पाता कि वेंडी क्या सपना देख रही है। फिर सुबह होने पर मार्टी हेलन से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करने जाता है और बताता है कि FBI की स्पेशल टीम के कारण हम लोग कैसीनो में लॉन्ड्रिंग नहीं कर पा रहे। मुझे मजबूरी में कुछ समय के लिए लॉन्ड्रिंग रोकनी पड़ी। लेकिन हेलन कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कार्टेल को जब ये बात पता चलेगी तो वो हमसे नाराज होंगे। अब मार्टी बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि ना तो वो कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता था और ना ही उसको रोक सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं वेंडी एक कैफे में कार्ल को मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वेंडी को अच्छे से पता था कि कार्ल की बीवी अपने स्वाभिमान के कारण उस होटल को नहीं बेचेगी, और इसीलिए उसने कार्ल को अकेले ही बुलाया था। और बुलाने के बाद वो उसको समझाती है कि हर वक्त बीवी की बात नहीं माननी चाहिए। कभी कभी कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो मर्द को अकेले ही लेने पड़ते हैं, चाहे उन फैसलों में बीवी साथ हो या फिर ना हो। फिर वेंडी कार्ल को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें तो बिजनेस करना ही नहीं आता, तुम हमारी ताकत को तो जानते ही हो, इसलिए अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करो, लेकिन घी तो मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। अब कार्ल भी ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में अपनी बीवी को मनाकर ही रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रूथ और थ्री जब बिल्लू के बारे में बात कर रहे थे तो उसके पास हेलन आती है। फिर वो रूथ से पूछती है कि अगर मार्टी नए कैसीनो के कामकाज में बिजी हो जाए तो क्या तुम पुराने कैसीनो को अकेले संभाल पाओगी? रूथ कहती है हाँ, लेकिन रूथ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हेलन ने ये सवाल किस मकसद से पूछा है। फिर जब रूथ मार्टी को जाकर ये बात बताती है तो मार्टी कहता है कि हेलन ने तुमसे ये सवाल इनडायरेक्टली पूछा है, क्योंकि वो बस देखना चाहती है कि मुझे रास्ते से हटाने के बाद कैसीनो को कौन संभाल सकता है। मार्टी की बात सुनकर रूथ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो हेलन का मकसद जान चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कार्ल और अनीता जब जंगल में टहल रहे थे तो कार्ल अपनी पत्नी से होटल बेचने की बात करता है, लेकिन अनीता कार्ल का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या गलत। अब अनीता की ऐसी बात कार्ल को बहुत बुरी लगती है और फिर वो गुस्से में आकर अनीता को धक्का दे देता है, लेकिन तभी अनीता खाई से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद वेंडी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, क्योंकि अब कार्ल को भड़काने वाला कोई भी नहीं बचा। फिर वेंडी मार्टी को फोन करके ये खुशखबरी सुनाती है, लेकिन मार्टी के लिए ये खुशखबरी नहीं बल्कि बुरी खबर थी। तभी कुछ देर बाद वेंडी के पास उसका भाई बेन आता है। फिर वेंडी उसको बताती है कि आज मेरा एक बहुत बड़ा फंसा हुआ काम निकल गया, लेकिन इसके अलावा अभी भी एक जरूरी काम बाकी है और वो है जेक को डार्लिन के पास से वापस लाना। तभी बेन वेंडी की सराहना करते हुए कहता है कि तुम बचपन से ही बहुत होशियार हो और बचपन से ही तुम जो भी काम ठान लेती हो उसको पूरा करके ही मानती हो। अब बेन की बातें सुनकर वेंडी का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि वो कार्टेल के लिए जो कुछ भी कर रही है आगे चलकर उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ मार्टी मनी लॉन्डर करने का एक नया तरीका ढूंढ निकालता है। फिर वो डिकी से बात करता है और कहता है कि आप लोग हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट रेंट पर ले जा सकते हो, क्योंकि इससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी काम निकल जाएगा। हालांकि म्यूजिक बैंड वालों को कभी भी किराए के इंस्ट्रूमेंट्स पसंद नहीं आते, लेकिन जब मार्टी एक्स्ट्रा $1 लाख देने की बात करता है तो डिकी मान जाता है। दूसरी तरफ वेंडी एक प्लान बनाने के बाद डार्लिन से जेक को वापस लेने के लिए पहुंच जाती है। वो डार्लिन को भड़काते हुए कहती है कि मुझे ये बच्चा वापस कर दो, क्योंकि बच्चे संभालना बूढ़े लोगों के बस की बात नहीं। लेकिन तभी बिल्लू डार्लिन को समझाता है कि आप इनकी बातों पर ध्यान मत देना, ये सिर्फ आपको भड़का रही है। लेकिन तभी डार्लिन गुस्से में आकर वेंडी को एक जोरदार घुसा मार देती है। वेंडी भी बस यही चाहती थी और इसीलिए डार्लिन के ऐसा करते ही वो तुरंत वहां से चली जाती है।
उस समय मार्टी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी माया उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे बचने का एक और रास्ता है। जितना दिमाग तुम मनी लॉन्ड्रिंग करने में लगाते हो, अगर उतना दिमाग तुम FBI की हेल्प करने में लगाओ तो तुम्हारे साथ साथ इस देश का भी भला हो जाएगा। फिर वो मार्टी को एक ऑफर देती है कि अब से तुम FBI के साथ काम करो, लेकिन बदले में तुम्हें अपने ही जैसे और क्रिमिनल्स को पकड़वाना होगा, और जब ये सब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें केवल 18 साल की ही जेल होगी और उसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं एजेंट इवांस कैसीनो में आग लगाने वाले शख्स टॉमी को पकड़ लेता है। फिर वो टॉमी को धमकाता है कि तुम्हें मार्टी बर्ड को पकड़वाना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का जीना हराम कर देंगे। अब इस धमकी से टॉमी डर जाता है, इसलिए कहता है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। दूसरी तरफ वैंडी जब एक बार फिर से नवारो कार्टेल से बात करती है तो मार्टी अपने लैपटॉप में से उनकी सारी बातें सुन लेता है। मार्टी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि नवारो ने पहले से ही अपने एक आदमी को कॉल ट्रैक करने के लिए लगा रखा है। तभी नवारो का आदमी उसे इशारा कर देता है कि जरूर कोई शख्स आपकी बातें सुन रहा है। फिर नवारो यही बात वैंडी को भी बता देता है और कहता है कि तुरंत फोन काट दो। जब मार्टी ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर नवारो को पता चल गया कि उनकी कॉल कोई और नहीं बल्कि मार्टी ही ट्रेस कर रहा था तो पता नहीं वो मार्टी के साथ क्या करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं एरिन, शार्लेट और जोना एक बोट में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तभी एक और बोट उनके पास आकर रुकती है और उसमें बैठा लड़का शार्लेट से पूछता है कि क्या तुम लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे। लेकिन शार्लेट उन लोगों के साथ जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन जब हेलन की बेटी एरिन उसे फोर्स करती है तो वो मान जाती है। लेकिन दोस्तों ये मत भूलो कि उनके साथ एक समझदार लोंडा भी है, हमारा छोटा चेतन। वो उन दोनों के साथ जाने से मना कर देता है। अब एक तरफ तो बर्ड फैमिली टेंशन से गुजर रही थी और दूसरी तरफ वैंडी का भाई बैन रूथ को पसंद करने लगा था। फिर वो रूथ के पास जाकर उसे डिनर के लिए पूछता है और रूथ भी हंसते हुए हाँ कह देती है। तभी शाम को बैन, मार्टी और औजार के कई सारे लोग स्पीडवैगन म्यूजिक बैंड की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। तभी मार्टी माया को कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। इसका मतलब मार्टी आज से ही FBI के लिए काम करेगा। मार्टी ने यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया था, लेकिन अब उसका यह फैसला सही साबित होगा या गलत ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिर माया से बात करने के बाद मार्टी वहां से जाने लगता है, लेकिन इतने में कार्टेल के कुछ लोग आकर मार्टी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उस समय बेन ऊपर खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। फिर वो तुरंत रूथ को जाकर बताता है कि कुछ लोग जबरदस्ती मार्टी को पकड़ कर ले गए। फिर वो रूथ को साथ लेकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। अब गाड़ी चला रहे आदमी को ये पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर वो रास्ते में ही गाड़ी रोककर रूथ पर गन तान देता है और पूछता है हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन रूथ और बेन ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे। फिर वो लोग मार्टी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 3 खत्म हुआ था। वैंडी को जब पता चलता है कि कुछ लोग मार्टी को अपने साथ ले गए हैं तो उसका पहला शक हेलन पर ही जाता है। लेकिन पूछने पर हेलन वैंडी को समझाती है कि मेरा यकीन करो, मार्टी के किडनैप होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर कुछ देर बाद हेलन बैन और रूथ से पूछती है कि वो किडनैपर्स दिखने में कैसे थे। फिर बैन हेलन को उनमें से एक का हुलिया बताता है, जिसे सुनते ही हेलन समझ जाती है कि ये किडनैप कार्टेल के खास आदमी मांडेसा ने किया है। इस समय वैंडी का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि अगर मार्टी को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। फिर वैंडी कार्टेल के पास भी फोन ट्राई करती है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। अगले सीन में हम मार्टी को देखते हैं, जिसको नवारो के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल नवारो को पता चल चुका था कि उसकी कॉल मार्टी ने ही ट्रेस की थी और इसीलिए अब वो मार्टी को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन मार्टी नवारो को समझाता है कि मैं तुम्हारा काम जी जान लगाकर कर रहा हूँ। FBI वालों की कड़ी इंस्पेक्शन के बावजूद भी मैंने लॉन्ड्रिंग जारी रखी हुई है। लेकिन नवारो कहता है कि मुझे बस ये जानना है कि तुम्हें चाहिए क्या। अब मार्टी नवारो का सवाल सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि अगर उसने ये कह दिया कि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ तो नवारो इसी वक्त उसे खत्म कर देगा। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद भी मार्टी उसको कोई भी जवाब नहीं देता। फिर नवारो उसको टॉर्चर रूम में भिजवा देता है ताकि पता लगा सके कि ये आखिर
शार्लेट चाहता क्या है। दूसरी तरफ घर में सभी की हालत खराब थी क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मार्टी अब तक जिंदा है या मर गया। तभी कुछ ही देर में शार्लेट और जोना भी वहां पर आ जाते हैं। शार्लेट जब देखती है कि डैड अब तक नहीं आए और बाकी लोग भी काफी उदास बैठे हैं तो वो तुरंत मार्टी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वैंडी उन दोनों को झूठ कह देती है कि मार्टी कंसास सिटी में गया है। लेकिन शार्लेट और जोना एक पल में ही वैंडी का झूठ पकड़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों उससे भी तेज हैं। दूसरी तरफ एजेंट माया मार्टी के अचानक से गायब हो जाने के कारण रूथ से सवाल जवाब करती है, लेकिन रूथ उसको भी वही जवाब देती है जो बाकी सभी को दिया जा रहा था कि मार्टी कुछ जरूरी काम से कंसास सिटी में गया है। फिर वो खुद ही पूरा कसिनो संभाल लेती है और समय समय पर माया को रिपोर्ट भी करती रहती है ताकि उन्हें किसी भी तरह का शक ना हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तक शार्लेट और जोना को भी ये बात कंफर्म हो गई थी कि मार्टी किडनैप हो गया है। फिर बेन वैंडी से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वैंडी बेन को कहती है कि तुम इन सब बातों से दूर रहो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरी फैमिली के साथ साथ तुम्हें भी इसमें घसीट ले। तभी कुछ देर बाद हेलन वहां पर आती है और वैंडी को खबर देती है कि मार्टी अभी तक जिंदा है, लेकिन इसके अलावा हेलन को और कोई जानकारी नहीं थी। अब मार्टी के जिंदा होने की खबर सुनते ही वैंडी की जान में जान आ जाती है। फिर वहां से जाने से पहले हेलन वैंडी को बताती है कि शायद आने वाले समय में कार्टेल मार्टी को मार डालेगा क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर कामयाब हुए तो मार्टी उनके किसी भी काम का नहीं रहेगा। फिर वैंडी कहती है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो फिर हेलन जवाब देती है कि फिर हम काम के नहीं रहेंगे, यानी कि फिर वो हमें मार डालेगा। इसका मतलब बर्ड्स फैमिली अब नवारो के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि कसिनो चाहे बने या ना बने कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा। दूसरी तरफ मार्टी टॉर्चर रूम में अकेला ही बैठा था। तभी उसको अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती है। जब वो छोटा था तो मार्टी कसिनो और गेमिंग मशीनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब उसने दूसरों को इन मशीनों से पैसे कमाते हुए देखा तो मार्टी को भी तलब हो गई कि उसे भी इन मशीनों से पैसा कमाना है। फिर जब मार्टी ने इस बारे में अपनी माँ से बात की तो उसकी माँ ने कहा कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो फिर गैम्बलिंग के लिए कहां से आएंगे। अब प्रेजेंट में मार्टी यही बातें सोच सोचकर दुखी हो रहा था क्योंकि आज उसके पास पैसा और इज्जत दोनों है, लेकिन फिर भी उसे बचपन वाली खुशी नहीं मिल रही थी। अब जिस समय मार्टी अपनी सोच में डूबा था तभी नवारो उससे बात करने के लिए आता है और पूछता है कि तुम वैंडी पर नजर क्यों रख रहे थे, क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। फिर मार्टी कहता है हाँ मुझे भरोसा है, लेकिन बस मैं डरता हूँ कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। फिर नवारो एक बार फिर से मार्टी से वही सवाल पूछता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। फिर मार्टी जवाब देता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। अब मार्टी का ये जवाब सुनते ही नवारो उसे जोरदार घूंसा मारता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और केवल आज ही नहीं बल्कि शुरू से लेकर आज तक तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है। दरअसल नवारो कॉल ट्रेस करने वाली बात को लेकर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि मार्टी ने उसकी बातें सुन ली थी, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि या तो ये वैंडी पर भरोसा नहीं करता या फिर नवारो पर, यानी कि नवारो पर भरोसा नहीं करता इसके 50% चांस हैं। अगले सीन में हम रूथ को देखते हैं जो अपने आदमियों को मनी लॉन्ड्रिंग का प्लान समझा रही थी। रूथ उन सभी को समझाती है कि तुम्हें जो भी पैसे दिए जाएं, तुम बस कैसीनो में जाकर उन सब को हार जाना और अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि ये पैसा आया कहां से तो तुम कोई भी बहाना बना देना। अब वैंडी बेन को इन सब में शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन रूथ उसे समझाती है कि हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए इसको इस प्लान में शामिल होना ही होगा। मैं खुद इसका पर्सनली ध्यान रखूंगी। अब सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा रूथ ने सोचा था। रूथ के लोग कैसीनो में बैठकर खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब माया रूथ से पुरानी और करंट रिपोर्ट लेकर चेक करती है तो माया को उसमें कुछ अजीब लगता है। दरअसल कैसीनो में हर रोज इतने लोग नहीं आते जितने आज आए हैं। तभी रूथ माया को समझाती है कि शायद ये भीड़ छुट्टी के कारण है, लेकिन माया का शक तो तब भी दूर नहीं होता। फिर वो एक टेबल पर जाकर बैन से कुछ सवाल पूछने लगती है, लेकिन बैन हर एक सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देता है। इतने में रूथ वहां पर आती है और माया को कहती है कि प्लीज आप कस्टमर्स को परेशान मत कीजिए, इससे हमारे काम पर फर्क पड़ेगा। अब ये बात सुनते ही माया वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो कहकर जाती है कि हमारी पूछताछ हर रोज इसी तरह जारी रहेगी। अगले सीन में हम मार्टी को देखते हैं जो नवारो के इस टॉर्चर रूम में रह रहकर थक गया था। उसे पता है कि जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता नवारो उसको छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए अब मार्टी का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में नवारो को कहता है कि हाँ मुझे वैंडी पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ इस नए कैसीनो पर काम करे। अब मार्टी की बात सुनने के बाद नवारो को उसका जवाब मिल जाता है
दूसरी तरफ एजेंट माया वेंडी से मिलने के लिए जाती है और उसको एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि ये कार्टेल का खास आदमी मांडेसा है, जो उसी रात यहाँ पर आया था जिस रात मार्टी गायब हुआ था। अब माया को यकीन था कि मार्टी कोई कंसास सिटी नहीं गया, बल्कि कार्टेल के लोगों ने ही उसे किडनैप किया है। लेकिन वेंडी तो अभी भी माया को सच नहीं बताती। फिर माया कहती है कि मैं कार्टेल को बहुत पहले से जानती हूँ और अगर नवारो को पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है कि तुम अपने पति से दोबारा कभी नहीं मिल पाओ। फिर माया एक जबरदस्त प्लान बनाती है जिससे कार्टेल भी पकड़ा जाएगा और वो लोग मार्टी को भी बचा लेंगे। फिर वो वेंडी को कहती है कि तुम बस सारी बातें सच सच बता दो, क्योंकि अगर FBI में कंप्लेंट हो गई कि कार्टेल ने मार्टी का किडनैप किया है तो हमें मेक्सिको जाने की एक वजह मिल जाएगी। लेकिन माया के लाख समझाने के बाद भी वेंडी यही कहती है कि मार्टी का कोई किडनैप नहीं हुआ, वो बस किसी काम से कंसास सिटी गया है। अब वेंडी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानती है क्योंकि माया उससे सारे राज उगलवाना चाहती है और अगर माया को सारे राज पता चल गए तो मार्टी का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। तभी कुछ ही देर बाद वेंडी की लाइफ में एक और परेशानी आ जाती है, क्योंकि अब FBI को शक हो गया था कि रूथ जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है और इसीलिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा सोर्स यानी कि पनामा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। अब हेलन इस सब का जिम्मेदार रूथ को ठहराती है, लेकिन रूथ कहती है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये भी पता नहीं है कि उनको किस बात पर शक हुआ है और अकाउंट ब्लॉक करने की असली वजह क्या है। अब ये समस्या अकेली रूथ और वेंडी की नहीं थी, बल्कि हेलन के लिए भी एक मुसीबत बन गई थी, क्योंकि जैसे ही कल सुबह बैंक खुलेंगे तो कार्टेल को अकाउंट ब्लॉक होने के बारे में पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि शाम के वक्त जब रूथ अपने घर पर उदास बैठी थी तो बेन उससे मिलने के लिए आता है। फिर वो रूथ को समझाता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हर पल हर मिनट तुम्हारे साथ हूँ। अब बेन की ये बात सुनते ही रूथ उसको किस कर लेती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग जब नवारो को इस बारे में पता चलता है तो वो मार्टी को ये सारी दिक्कत ठीक करने के लिए कहता है। अब मार्टी ठहरा गेमिंग दुनिया का बादशाह, उसे पता है कि ऐसी मुसीबतों से कैसे निपटा जाता है। फिर वो तुरंत पनामा अकाउंट की सारी हैवी डिपॉजिट हिस्ट्री क्लियर कर देता है और साथ में कुछ ऐसे सिक्योरिटी लॉक लगा देता है जिसके बारे में FBI वाले कभी भी सोच नहीं सकते। अब कुछ ही मिनटों में नवारो की सारी परेशानी सुलझ जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि मार्टी के इतना सब करने के बाद भी नवारो उसे जाने नहीं देता। तभी कुछ समय बाद जब नवारो को एहसास होता है कि मार्टी बहुत काम का बंदा है तो वो उसे एक बार फिर से बाहर निकलवाता है और उससे एक बार फिर से वही सवाल करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन अब की बार मार्टी बहुत सोच समझकर जवाब देता है कि मुझे मनी लॉन्ड्रिंग अपने हिसाब से करनी है, मैं नहीं चाहता कि हर वक्त मुझ पर प्रेशर डाला जाए। फिर वो नवारो को यह भी कहता है कि मैं एक FBI एजेंट को अपनी तरफ कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब नवारो मार्टी की इस बात से संतुष्ट हो जाता है, जिसके बाद वो मार्टी को छोड़ देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम माया को देखते हैं जो इवांस और लूसी को समझा रही थी कि हमें मार्टी को अपनी तरफ कर लेना चाहिए। लेकिन इवांस इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि बर्नी को मार्टी ने ही मारा है। लेकिन इवांस की इस बात पर माया कहती है कि इस वक्त मार्टी को सस्पेक्ट मानने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैसे भी बर्नी का केस सोल्व होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर मार्टी FBI की तरफ आ गया तो हम लोग नवारो कार्टेल को पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मार्टी इतने समय तक टॉर्चर रूम में रहने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वेंडी को मार्टी के बर्ताव में कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल वो इस बारे में उससे कोई बात नहीं करती। तभी मार्टी रूथ और हेलन को टेक्स्ट करके एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है और कहता है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से कैसीनो में लॉन्ड्रिंग इस तरह नहीं होगी जिस तरह तुम लोग करते हो। अब उसने पूरा प्लान बना लिया था। फिर मार्टी रूथ को कहता है कि तुम उन लोगों के सारे पैसे लौटा दो जो उन्होंने जबरदस्ती इस गेम में डुबो दिए, ताकि FBI को किसी भी तरह का शक ना हो। लेकिन रूथ कहती है कि इस बात के लिए ब्राक नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपनी साइड इनकम के लिए कैसीनो में इसी तरह के कई सोर्सेज बना रखे हैं और उसे अभी तक रोका इसलिए नहीं गया क्योंकि ब्राक कास्ग्रोव कैसीनो का सबसे पुराना और बड़ा कस्टमर है। फिर मार्टी एक ऑर्डर जारी करता है कि फौरन ब्राक के सारे सोर्सेज बंद करवा दो और किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो हम पर भरोसा करता हो, ताकि हम उसे गेम में पैसे हरवाकर बाकी कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके। मार्टी ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि पिछले कुछ
कुछ दिनों में उनके अकाउंट रिपोर्ट काफी हाई चली गई थी और अगर उन्होंने कस्टमर्स का फायदा नहीं करवाया तो FBI को मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात कंफर्म हो जाएगी। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वेंडी सीधा सैम के पास पहुंच जाती है क्योंकि सैम उसकी फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है और उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कैसीनो में बड़े अकाउंट भी खोल सकता है। अब हर बार की तरह सैम इस बार भी वेंडी की बात नहीं डालता और वेंडी खुश होकर वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद वेंडी के पास नवारो का फोन आता है और वो वेंडी को कहता है कि तुम लोगों ने कैसीनो और होटल तो खरीद लिया, लेकिन अब तुम्हें लीगल बिजनेस का प्लान आगे बढ़ाते हुए एक हॉर्स फार्म की डील भी करनी होगी। फिर वेंडी नवारो से पूछती है कि तुमने मार्टी को क्यों छोड़ा। फिर जवाब में नवारो कहता है कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, मार्टी के अंदर जीत हासिल करने का जुनून है और मैं उसमें खुद को देखता हूँ। अब नवारो की ये बात सुनकर वेंडी फोन काट देती है, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेक्सिको में ऐसा क्या हुआ कि मार्टी और नवारो के ख्याल इतने मिलने लगे। दूसरी तरफ मार्टी थेरापिस्ट सू से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि मैं एक FBI एजेंट को अपनी साइड करने की सोच रहा हूँ, इसलिए प्लीज तुम वेंडी को समझाओ कि उसे भी इस काम में मेरा साथ देना होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इसके खिलाफ होगी। फिर वो कहता है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें पूरे $800 दूंगा। फिर सू भी उसे विश्वास दिलाती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं रूथ ब्राक से आकर मिलती है और उसे मार्टी का जारी किया हुआ फरमान सुनाती है। पहले तो ब्राक रूथ की एक भी बात नहीं मानता, लेकिन जब रूथ उसे बताती है कि ये सब कुछ मार्टी ने कहा है तो मजबूरन उसे बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी और वेंडी हॉर्स फार्म की डील करने के लिए जाते हैं। तभी फार्म की मालकिन ब्रैनन एक ही बार में वेंडी का ऑफर स्वीकार कर लेती है, लेकिन बदले में वो ये शर्त भी रखती है कि हम नर घोड़ों के साथ साथ मादा पर भी ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि अगर मादा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी तो वो घोड़ा आने वाले समय में हमें कई सारी हॉर्स रेस जिता सकता है। फिर मार्टी ब्रैनन को विश्वास दिलाता है कि हम ठीक ऐसा ही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। अब आज रात वो दोनों ब्रैनन के यहाँ ही रुकने वाले थे क्योंकि वापस लौटने में देर बहुत हो गई थी। दूसरी तरफ शार्लेट और जोना अपने पेरेंट्स के घर पर ना आने के कारण इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे थे। फिर वो लोग जब बोट पर एंजॉय कर रहे थे तो टॉमी एक बार फिर से एरिन से मिलने के लिए आता है। दरअसल एरिन टॉमी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन शार्लेट उसे समझाती है कि ये लड़का सही नहीं है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद टॉमी शार्लेट से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर का बाथरूम यूज कर सकता हूँ, लेकिन शार्लेट उसे मना कर देती है। तभी जोना देखता है कि टॉमी जानबूझकर मॉम डैड वाले वॉशरूम में जा रहा है और इसी बात को लेकर जोना और टॉमी के बीच में बहस हो जाती है। फिर टॉमी एरिन को किस करके वहां से चला जाता है। अब शार्लेट ये सब देखकर मन ही मन घबरा रही थी क्योंकि हेलन को कोई खबर भी नहीं थी कि उसकी बेटी उसके पीछे से क्या क्या गुल खिला रही है और जब उसको इस बारे में पता चलेगा तो बेशक वो एरिन को नहीं बल्कि शार्लेट को ही डांटेगी। दूसरी तरफ रात के समय जब मार्टी और वेंडी फार्म में टहल रहे थे तो मार्टी उसको एजेंट माया वाली बात बताता है, लेकिन वेंडी मार्टी को समझाती है कि ये सही फैसला नहीं है क्योंकि एक FBI एजेंट कभी भी कार्टेल के आदमियों का साथ नहीं देगी, लेकिन मार्टी तो फिर भी नहीं मानता। फिर अगली सुबह मार्टी और वेंडी दोनों ही कोर्ट जाते हैं क्योंकि वेंडी ने जेक वाली फाइल को लेकर डार्लिन पर केस कर दिया था। फिर डार्लिन अपनी सफाई में कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, वेंडी ने जानबूझकर मुझे हाथ उठाने के लिए उकसाया था। फिर वेंडी अपनी घाव वाली तस्वीर का फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इन सब का चश्मदीद गवाह बिल्लू डार्लिन की ही साइड लेगा। फिर जब बिल्लू नशेड़ी बयान देता है तो पूरी बाजी पलट जाती है क्योंकि वो अपनी हर बात में वेंडी को ही कसूरवार ठहराता है। फिर जज फैसला करते हैं कि डार्लिन बिल्कुल फिट है और बेकसूर भी, इसलिए जेक उन्हीं के पास रहेगा। फिर घर आने के बाद डार्लिन बिल्लू को थैंक यू कहती है और फिर वो दोनों एक साथ मजे करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पैसों का लेन देन करते वक्त फ्रैंक का आदमी टॉमी रूथ को किडनैप कर लेता है। तभी रूथ तुरंत ही समझ जाती है कि ये सब कुछ जरूर फ्रैंक ने ही करवाया होगा क्योंकि ब्राक मार्टी के फैसले से काफी नाराज था। फिर कुछ देर बाद वो लोग रूथ को पीटने के बाद घायल अवस्था में छोड़ देते हैं, जिसके बाद बेन उसे पिक करने के लिए आता है। अब ब्राक की इस हरकत पर बेन का खून खोल उठता है, लेकिन रूथ उसे समझाती है कि हम कंसास सिटी माफिया के सामने नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ हियरिंग खत्म होने के बाद वेंडी जब घर वापस आती है तो देखती है कि उनकी गैराज में एक गेमिंग मशीन रखी हुई है। फिर मार्टी वेंडी को बताता है कि इसको मैंने ही ऑर्डर किया है क्योंकि मैं अपने बचपन की कुछ यादें ताजा करना चाहता हूँ, लेकिन वेंडी का ध्यान अभी भी जेक में ही अटका था। फिर वो मार्टी को एक बार फिर से जेक
को वापस लाने के बारे में बात करती है, लेकिन मार्टी उसे समझाता है कि हमें उस बच्चे को भूलना ही होगा क्योंकि अब वो डार्लिन के पास ही ज्यादा खुश रहेगा। फिर मार्टी की बात सुनकर वेंडी कुछ सोचने लगती है क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि मार्टी बिल्कुल नवारो जैसा बन गया है और अब इसके सिर पर केवल जीतने का ही जुनून सवार है। अगले सीन में हम देखते हैं वेंडी कंसास सिटी में जाकर जिम रदरफोर्ड नाम के एक आदमी से मिलती है। दरअसल वेंडी जानना चाहती थी कि माया मिलर को अपनी तरफ करने का फैसला कितना सही है। दरअसल वेंडी को पता चलता है कि माया के पिता पहले एक क्रिमिनल थे और जब माया सिर्फ 15 साल की थी तो उनको जेल हो गई थी। इसका मतलब माया मिलर ऐसे ही FBI एजेंट नहीं बनी, बल्कि उसका मकसद है उन सभी लोगों को पकड़ना जो उसके डैड की तरह बुरे काम करते हैं। फिर वो ओजार्क वापस आने के बाद ये सारी बातें मार्टी और हेलन को बताती है। अब उसको ये भी ऐतराज नहीं था कि मार्टी एक FBI एजेंट को अपनी तरफ करे, लेकिन वो बस सिर्फ इतना कहती है कि इस काम के लिए माया मिलर सही नहीं है। लेकिन मार्टी तो अभी भी वेंडी की बात से सहमत नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से ये माया वाली स्टोरी उसको अपनी तरफ खींचने में काम आएगी, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे मामलों में अपने इमोशन से काम लेता है। इसलिए अब मार्टी के लिए माया को बहलाना आसान होगा। फिर मार्टी हेलन को उन्हीं की गैंग में शामिल किसी मुजरिम का डेटा निकलवाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब वो माया को अपनी साइड करने के लिए चारा डालेगा। तभी कुछ देर बाद हेलन मार्टी को एक मुजरिम का डेटा और कुछ पेपर्स दोनों ही भेज देती है। फिर मार्टी वो सभी पेपर्स माया को दिखाता है और उसको अपनी तरफ करते हुए कहता है कि पहले भी FBI ये केस सॉल्व नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने कुछ पुराना डेटा इकट्ठा करके मुजरिम का पता लगा लिया है। लेकिन माया तो उन पेपर्स को हाथ तक नहीं लगाती क्योंकि जब तक मार्टी ये कबूल नहीं कर लेता कि वो कार्टेल के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो FBI वालों के साथ काम नहीं कर सकता। अगले सीन में हम वेंडी को देखते हैं जो थेरापिस्ट सू से मिलने के लिए जाती है। वेंडी सू से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह मार्टी को समझाओ कि वो FBI एजेंट से दूर रहे और इस काम के लिए वो सू को ज्यादा पैसे भी ऑफर करती है। अब सू वेंडी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है क्योंकि दोनों पति पत्नी एक ही काम के लिए उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ बेन रूथ का मूड अच्छा करने के लिए उसे फ्रेंच टोस्ट की एक छोटी सी डेट पर लेकर जाता है। तभी रूथ देखती है कि बेन ने फ्रैंक की गाड़ी पर चिड़ियों को दाना डाल रखा है, इसलिए वो बेन को कहती है कि फ्रैंक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन बेन कहता है कि तुम उसकी चिंता छोड़ो और डेट को एंजॉय करो। तभी हम देखते हैं कि मार्टी काफी सोच विचार करने के बाद माया से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। फिर वो माया को कहता है कि सच सच बताओ, तुमने जानबूझकर पनामा अकाउंट ब्लॉक किया था ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि वो अकाउंट सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। लेकिन माया मार्टी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर मार्टी कबूल कर लेता है कि हाँ, पिछले हफ्ते मेरा किडनैप हुआ था और मैं इतने दिनों से कंसास सिटी में नहीं बल्कि मैक्सिको में था। दूसरी तरफ हेलन अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर जबरदस्ती ब्रेनन के एक घोड़े की नसबंदी करवा देती है। फिर जब ब्रेनन को इस बारे में पता चलता है तो वो हेलन की बजाय वेंडी से नाराज हो जाती है क्योंकि फार्म का सौदा उसने हेलन के साथ नहीं बल्कि वेंडी के साथ किया था। लेकिन वेंडी ब्रेनन को समझाती है कि मुझे तो खुद भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे ये सब पता लगाने का एक मौका दो। लेकिन ब्रेनन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर जब वो हेलन से इस बारे में पूछती है तो हेलन उसको सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल ये घोड़ा कार्टेल के दुश्मन लागुना का है और आज सुबह ही हेलन को एक ऑर्डर आया था कि उसको फार्म में आकर इस घोड़े की नसबंदी करनी है। लेकिन हेलन की बात सुनकर वेंडी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो हेलन से कार्टेल का फोन नंबर मांगती है। फिर जब वो नवारो के पास फोन करती है तो नवारो फोन उठाते ही उससे पहला सवाल ये करता है कि तुम्हें मेरा ये नंबर कहाँ से मिला। लेकिन वेंडी उसकी फालतू बात पर ध्यान न देते हुए चिल्लाकर उससे पूछती है कि तुमने हमें फार्म खरीदने का असली मकसद क्यों नहीं बताया। तुम और हम दोनों पार्टनर हैं, इसलिए अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे और मार्टी को भी पता होनी चाहिए। लेकिन वेंडी की ये बात सुनते ही नवारो भी भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग कोई मेरे पार्टनर वार्टनर नहीं हो, बल्कि तुम लोग मेरे गुलाम हो जिनसे मैं जब चाहूं जो भी करवा सकता हूं। और इतना कहने के बाद नवारो फोन काट देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ओजार्क सीरीज में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही कल मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे कल ही इसके नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय।